आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर पे। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 के एग्जामिनेशन डेट काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं और बीपीएससी टीआरई 2.0 में एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसमें जीके के 40 क्वेश्चन क्लास 6 to 8, क्लास 9 to 10 और क्लास 11 to 12 में किस तरह के प्रश्न रहने वाले हैं, इसे जानने के लिए हम लोग बीपीएससी टीआरई 1.0 में जीके के 40 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में क्लास 9 to 10 में जो जीके के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे उसका एनालिसिस शुरू किया है, जिसमें से हिस्ट्री का एनालिसिस कर लिए हैं। तो फिर हम जब एक विषय को पकड़े हैं हिस्ट्री को, तो हम चाह रहे हैं कि क्लास 11 to 12 में भी टीआरई 1.0 में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका एनालिसिस हम लोग कर ले। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, कम से कम हिस्ट्री के क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनका एनालिसिस हो जाएगा। चूँकि एग्ज़ाम का डेट काफ़ी नज़दीक है तो किसी एक सेक्शन 2 सेक्शन जो भी धीरे धीरे हो रहा है उसको पूरा कर लेंगे तो उससे सारे क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाएगी। तो हम लोग क्लास 9 to 10 में जो पिछले वीडियो में एनालिसिस किया है 40 क्वेश्चन में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चन को, उसको आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग 11 to 12 में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे जीके सेक्शन में 8 क्वेश्चन उसका एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लास 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 तीनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि तीनों में ही जीके के 40 क्वेश्चन का सिलेबस है। और अगर ये वीडियो देख लेते हैं और पिछला वीडियो भी देख लेते हैं तो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके में 40 क्वेश्चन में उसका आपको एनालिसिस हो जाएगा और उसी आधार पर आपको तैयारी कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11 to 12 में पूछे गए प्रश्नों को। देखिए, पहला क्वेश्चन था नवभारत का पैगंबर कौन कहलाता है। नवभारत का पैगंबर कौन कहलाता है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय जी, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारतीय आधुनिक भारत के अग्रदूत हैं। आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के इन्हें जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना जो संस्था बनाया था ब्रह्म सभा, जो बाद में ब्रह्म समाज कहलाया, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने अगस्त 1828 में की थी। और यह संस्था पाश्चात्य शिक्षा पर आधारित था, क्योंकि ये खुद काफ़ी पढ़े लिखे थे। तो ये भारतीयों को भी पाश्चात्य शिक्षा को आधार बना करके और अपनी संस्कृति को भी जोड़ने का काम कर रहे थे और अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने का प्रयास किए थे। यानी पाश्चात्य को आधार बनाकर अपनी समाज को सुधारने का काम इन्होंने उठाया था। यानी आधुनिकता इनमें रचा बसा था और इसीलिए आधुनिक भारत को बनाने के लिए इनका काफ़ी योगदान रहा है। और इसीलिए इन्हें बोला जाता है नव भारत का पैगंबर, यानी नया भारत का पैगंबर। और इन्हें ही कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक। इन्हें कहा जाता है नए भारत का पैगंबर। इन्हें कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक, राष्ट्रवाद का पैगंबर, क्योंकि इन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी है। आधुनिक भारत का विचार दिया था जो पाश्चात्य शिक्षा पर आधारित है, लेकिन अपनी संस्कृति से भी अलग नहीं हुए थे। यानी अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए आधुनिकता लाने और ये पुनर्जागरण का जो विचार दिया है इन्होंने, इसलिए इनको बोला जाता है नव भारत का पैगंबर, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, नए भारत का पैगंबर, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक, राष्ट्रवाद का पैगंबर। और इनकी संस्था का नाम पूछता है अगले एग्जाम में, किसी एग्जाम में पूछेगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो गया कि नव भारत का पैगंबर किसे कहा था, तो राजा राम मोहन राय को। 1722 में इनका जन्म हुआ था और 1883 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ये काफ़ी पढ़े लिखे थे, इंग्लैंड में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, तो ये आधुनिक शिक्षा को अच्छी तरह से जान रहे थे। इनका कहना था कि संस्कृति को तो बचाइए, अपने संस्कृति को भी रखिए, लेकिन आधुनिकता को भी साथ में लेके चलिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इस तरह से आधुनिक भारत के निर्माण में राजा राम मोहन राय जी का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ से में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जो आनंद मठ नामक उपन्यास है उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। किसका उल्लेख है फ्रेंड्स? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है इसमें, सन्यासी विद्रोह का। क्वेश्चन पूछतेगा कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ में किस विद्रोह की चर्चा है, तो सन्यासी विद्रोह की चर्चा है। ये सन्यासी विद्रोह बंगाल में शुरू हुआ था 1770 ईस्वी में। यहाँ के जो हिंदू तीर्थयात्री थे उन्हें तीर्थ स्थानों
पर यात्रा करने पर रोक लगा दिया गया था और इसी के साथ 1770 में ही अकाल पड़ गया था बंगाल में। और इस परिस्थिति में जो भी विद्रोही थे, ये थे सन्यासी लोग, उन्होंने विद्रोह कर दिया था और इसे बोला जाता है सन्यासी विद्रोह। और इस सन्यासी विद्रोह का पूरी तरह से चित्रण किया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम के रचयिता हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर, PM बापट, श्यामजी कृष्ण वर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। आप सभी जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से मानी जाती है। महाराष्ट्र में सबसे पहले रामोसी कृषक जत्था की स्थापना आपको वासुदेव बलवंत फड़के ने किया। उसके बाद फिर बाल गंगाधर तिलक जी ने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। उसके बाद उन्हीं के दो शिष्य चापेकर बंधुओं ने एक प्लेग अधिकारी की हत्या की थी 1899 में। और इसके बाद यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम किए थे विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर बंधु, दोनों भाई थे। और आगे चल करके इन्हीं में से विनायक दामोदर सावरकर जी ने और गणेश दामोदर सावरकर जी ने एक संस्था बनाया था मित्र मेला। वही मित्र मेला संस्था आगे चल करके बना अभिनव भारत में। और जब श्यामजी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड में रह रहे थे तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कुछ भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति दी थी और उस छात्रवृत्ति का लाभ उठा करके आपको विनायक दामोदर सावरकर जी लंदन गए थे और वहाँ पे इंडिया हाउस जो स्थापना किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, वहीं रहने लगे थे। बाद में श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन छोड़ना पड़ा उनको वहाँ अंग्रेज़ों के दबिश की वजह से। तो फिर वो उसका सारा क्रियाकलाप संभाल लिए विनायक दामोदर सावरकर जी और उन्होंने ही वहाँ पे अभिनव भारत की स्थापना की लंदन में। तो फ्रेंड समझ गए कि भारत में अभिनव भारत संस्था गुप्त संस्था थी, क्रांतिकारी संस्था थी। पहले मित्र मेला के नाम से जाना जाता था विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा। और जब विनायक दामोदर सावरकर छात्रवृत्ति लेकर प्राप्त करके जब इंग्लैंड में गए तो वही इंडिया हाउस में वो रहते थे जो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा बनाया गया था। उसी में वहीं पे इंडिया हाउस जो था वह भारतीय क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया था। तो बाद में श्यामजी कृष्ण वर्मा को जब छोड़ना पड़ा लंदन तो वो सारा गतिविधि संभाल लिए थे विनायक दामोदर सावरकर ने और उन्होंने वहाँ पे अभिनव भारत की स्थापना किए थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। अब चलिए, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने, किसने? लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना किए थे। और कहाँ किए थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किए थे। कहाँ किए थे फ्रेंड्स? संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ध्यान रखिएगा, ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी, यानी हमारे देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसमें जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई थी वो दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक भारत में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियाँ, और यहाँ पे जब अंग्रेज़ों का दबिश बढ़ गया था तो बहुत सारे क्रांतिकारी लोग दूसरे देश में जा कर के वहाँ रह कर के क्रांतिकारी गतिविधियाँ चला रहे थे। इसी दरमियान में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल जी ने 1913 ईस्वी में आपको गदर पार्टी की स्थापना किए थे और बाद में इस अन्य देशों में इसकी शाखाएँ खोली गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड्स गया मुंडा को। किसको? गया मुंडा को। यानी कि गया मुंडा को बिरसा मुंडा ने अपना कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था। फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में अभी जो पहले बिहार ही था ना, तो बिहार में था, इसके क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। तो पहले तो बिहार ही था झारखंड, तो उस इलाके में दक्षिणी रांची के दक्षिणी क्षेत्र में मुंडा जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया था। उसे मुंडा विद्रोह कहते हैं और उसका नेता थे बिरसा मुंडा जी। और बिरसा मुंडा जी अपने इस मुंडा विद्रोह के दौरान उन्होंने गया मुंडा को कमांडर इन चीफ बनाया था। और मुंडा विद्रोह को इतना व्यापक आंदोलन हुआ था आदिवासियों का झारखंड में, उस समय के बिहार में, रांची में, कि उसको महान हलचल या उल गुलान विद्रोह कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि महान हलचल या उल गुलान विद्रोह, महान हलचल, उल गुलान का मतलब ही होता है महान हलचल,
बहुत बड़ा हलचल यानी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तो महान हलचल या उलगुलान विद्रोह किसको कहते हैं? तो मुंडा विद्रोह को कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा गया मुंडा। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि जान लीजिए कि बिरसा मुंडा जो है झारखंड के बहुत बड़े नेता माने गए थे, और उन्हीं के जन्मदिन 15 नवंबर, इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। और इसीलिए जब बिहार से झारखंड का बंटवारा किया गया था फ्रेंड्स, तो उस समय जानते हैं 15 नवंबर को ही इसके स्थापना का डेट चुना गया था, क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है, ठीक ना। और इसीलिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग करके झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। 15 नवंबर का डेट चुना गया था इसलिए कि बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है। और हाल ही में अभी 15 नवंबर 2023 को इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। और इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिरकत किए थे, कार्यक्रम हुआ था वहाँ पर। अभी बिहार के से अलग होकर ही बना था झारखंड 2000 ईस्वी में, और डेट चुना गया था 15 नवंबर, क्योंकि 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है। इनका जन्म हुआ था 1875 में, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, ये समझ में आ गया आप लोगों को कि बिरसा मुंडा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है झारखंड में। बिहार उस समय ही था, बिहार से झारखंड अलग हुआ है 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को, यानी झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 15 नवंबर को, जो हाल ही में मनाया गया है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था आपको जुलाई 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, ठीक है। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था किनके द्वारा? तो फूलन प्रसाद वर्मा जी और जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जुलाई 1931 में फ्रेंड्स हुआ था। यह आगे चल करके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 17 मई 1934 ईस्वी को। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और बिहार सोशलिस्ट पार्टी में अंतर है, और दोनों से प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी के एग्जाम में, बार एग्जाम में पूछा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछ रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना किए थे जुलाई 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा जी और जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। और 1934 में मई में जो स्थापना हुआ था उसे बोलते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। उसके जो संस्थापक में थे जयप्रकाश नारायण जी और आचार्य नरेंद्र देव जी। महासचिव बने थे जयप्रकाश नारायण जी, और अध्यक्ष बने थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, जो 1934 में गठित किया था, उसके अध्यक्ष बने थे आचार्य नरेंद्र देव, है ना। ये ध्यान रखिएगा। आचार्य नरेंद्र देव जी के हमारे इलाके में, हमारे बिहार में पटोरी में जो कॉलेज है AND कॉलेज, वो उन्हीं के नाम पर है, AND आचार्य नरेंद्र देव। तो आचार्य नरेंद्र देव जी आपको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी में जयप्रकाश नारायण जी और फूलन प्रसाद वर्मा जी जुलाई 1931 में इसकी स्थापना किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि जीके के 40 क्वेश्चन में आपको 5 सेक्शन पूछा गया था TRE 1.0 में। उसमें से हिस्ट्री के 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो सब मॉडर्न हिस्ट्री से थे। अब चलिए, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ था? फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके बारे में अभी हम लोग सोनपुर मेला देख रहे हैं। सोनपुर मेला का उद्घाटन भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उप मुख्यमंत्री जी, ने किया है। तो सोनपुर मेला से एक जुड़ा हुआ वाकया उस समय का वही है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। फ्रेंड्स, अब देखिए 1908 ईस्वी में सोनपुर मेला जब चल रहा था, उसी समय आपको नवाब सरफराज खान की अध्यक्षता में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, यानी प्रोविंशियल मतलब हिंदी में कहते हैं प्रांतीय, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में स्थापित किया गया है, अभी भी है, और उस समय भी बनाया गया था मुख्यालय पटना में ही, लेकिन उसका गठन किया गया था फ्रेंड्स सोनपुर मेला में ही 1908 ईस्वी में। कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, प्रोविंशियल को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रांतीय। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया गया था, किस वर्ष? तो 1908 में। और कहाँ हुआ था? तो सोनपुर मेला में ही हुआ था, जो अभी सोनपुर मेला काफ़ी चर्चा में है। और आज पूर्णिमा के दिन बहुत सारे लोगों ने बिहार के किरों कोने से आकर के यहाँ स्नान किए हैं। तो ये सोनपुर मेला से जुड़ा हुआ एक वाक़या था, और इस तरह से करंट से भी जोड़ के आप पढ़ सकते हैं। तो सोनपुर मेला में ही बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था 1908 ईस्वी में, और किसकी अध्यक्षता में? नवाब सरफराज खान की अध्यक्षता में। और इसके अध्यक्ष बने थे, प्रथम अध्यक्ष सैयद हसन इमाम।
यानी बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के जो गठन हुआ था सोनपुर मेला में, उसकी अध्यक्षता किए थे नवाब सरफराज खान, बैठक का जहाँ गठन हुआ था। लेकिन जब बैठक हो गया तो इसका मुख्यालय बनाया गया पटना में। गठन हुआ सोनपुर मेला में, मुख्यालय कहाँ बनाया गया? पटना में, जो क्वेश्चन में भी कह रहा है। और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे सैयद हसन इमाम। क्वेश्चन पूछा है कई एग्जाम में कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन बने थे जब गठन हुआ था 1908 में, तो उसके अध्यक्ष बने थे सैयद हसन इमाम। एक क्वेश्चन BPSC में कई बार पूछ चुका है फ्रेंड्स। अब लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में किसने स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल ने। ठीक है, अनुशीलन समिति बंगाल की प्रथम गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही थी तो बंगाल में सबसे पहले जो क्रांतिकारी संस्था स्थापित की थी उसका नाम था अनुशीलन समिति, और उसी की एक शाखा खोली थी पटना में सचिंद्रनाथ सन्याल जी ने। फ्रेंड्स, अनुशीलन समिति से ही जुड़ा हुआ पत्रिका है युगांतर, संध्या। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि संध्या किस तरह की पत्रिका है, तो क्रांतिकारी पत्रिका थी युगांतर। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा खोली थी पटना में, किसने? सचिंद्रनाथ सन्याल ने फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में ये BPSC TRE 1.0 में क्लास 11 to 12 में जितने विषय हुए थे सभी में यही क्वेश्चन रहे होंगे। ठीक है ना, आगे भी जो एग्ज़ाम होंगे क्लास 11 to 12 में, तो सभी विषय का एक ही क्वेश्चन जब छपेगा तो विषय का तो 80 क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 40 क्वेश्चन जो भी रहेगा सभी विषय वालों को एक ही क्वेश्चन मिलेगा, मतलब एक ही सेट मिलेगा, 40 क्वेश्चन उनका समान रहेगा। ठीक ना, तो ये इस तरह से। और फिर क्लास 9 to 10 में भी जितने विषय हैं ना एग्जामिनेशन होंगे, उन सभी पेपर जो मिलेंगे तो उनका सब्जेक्ट का क्वेश्चन तो अलग अलग रहेगा सब्जेक्ट वाइज, लेकिन GK वाले 40 क्वेश्चन सभी सेकेंडरी यानी 9 to 10 वाले को एक ही क्वेश्चन मिलेगा। 40 क्वेश्चन सबका बराबर होगा। 6 to 8 का जिस दिन होगा एग्ज़ाम उसके सारे सब्जेक्ट में आपको 40 क्वेश्चन सभी को एक बराबर रहेगा। कहने का मतलब पैटर्न तो सबका एक ही है। क्लास 6 to 8 हो या 9 to 10 हो या 11 to 12 हो, GK के 40 क्वेश्चन पूछने ही वाले हैं और उनका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये मत समझिएगा कि ये क्लास 11 to 12 का पूछा गया है तो क्लास 11 to 12 वाले ही इसको देखेंगे सिर्फ वीडियो को, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों का सिलेबस तो एक ही है। यहाँ तक कि GK क्लास 1 to 5 में पूछेगा उसका भी सिलेबस तो यही है, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन की संख्या 120 है। यहीं पे जितना सिलेबस है उसी को वहाँ 120 क्वेश्चन में बना के पूछेगा, तो वहाँ पे 32 पूछेगा मॉडर्न हिस्ट्री से या हिस्ट्री से। यहाँ पे चूँकि 40 क्वेश्चन है तो हिस्ट्री से 8 क्वेश्न का हिस्सा बनता है इसमें। तो इस तरीके से आप इस वीडियो को, पिछले वीडियो को आप क्लास 1 to 5 वाले, 6 to 8 वाले, 9 to 10 वाले, 11 to 12 वाले सभी लोग देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ रहा है। और सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग अभी तक